Hello students, so in today's video lecture we are continuing the same topic, that is process of recombinant DNA technology. In my previous video lecture I have already discussed about 4 steps of process of recombinant DNA technology. First, isolation of DNA, किस तरह से आपने सेल से बाहर निकाले थे DNA को. फिर DNA का फ्रैगमेंटेशन आपने किया था बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. उसके बाद आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, दैट इज आइसोलेशन ऑफ ए डिजायर्ड DNA फ्रैगमेंट, दैट इज बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक आपने अपने डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज इंसुलिन बनाने वाले जीन को आपने सेपरेट कर लिए थे प्योर फॉर्म में. नाउ मैंने कहे थे कि आपको सिर्फ एक जीन ऑफ इंटरेस्ट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको मास स्केल में इंसुलिन प्रोटीन्स बनाना है. तो इसके लिए जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका बिलियंस कॉपीज़, मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए हमें. तो उसके लिए हम लोग अनदर टेक्निक करेंगे, दैट इज़ एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय PCR technique, polymerase chain reaction. And in that video lecture I have already explained you about the details of PCR, कि किस तरह से हमने एक सिंगल जीन का बहुत सारे बिलियंस कॉपीज़ हाफ एन आवर में ऑब्टेन कर लिए. राइट नाउ हमारे पास इंसुलिन बनाने वाले जीन आ चुके हैं और आपने प्लाज्मिड भी निकाल लिए हैं बैक्टीरियल सेल से. अब हमारा काम क्या होगा, जो ये प्योर फॉर्म है इंसुलिन वाले जीन, इसको सेम आरी से आपने कट लगाए थे और उसी आरी से प्लाज्मिड को भी कट लगाओगे, जिसकी वजह से दोनों के स्टिकी एंड्स कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे और ये आपस में जुड़ जाएंगे. इसके बारे में भी मैंने डिटेल्स एक वीडियो बनाए थे, आप प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो. अब ये हम लोगों ने इसको लाइगेट कर दिए, जोड़ दिए, एंड नाउ वी हैव रिकॉम्बिनेंट DNA. तो क्या अगर आपको मास स्केल में इंसुलिन प्रोटीन्स बनाना है तो क्या आपको एक सिंगल रिकॉम्बिनेंट DNA से काम चल जाएगा? सिर्फ एक बैक्टीरिया के अंदर ये जाएगा और एक बैक्टीरिया का कल्चर मीडियम कराओगे तो ये आपका रिज़ल्ट काफ़ी स्लो होगा. तो हमें मास स्केल में चाहिए तो ढेर सारे रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने पड़ेंगे. तो ऑलरेडी आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट मल्टीपल PCR टेक्निक से बहुत सारे ऑब्टेन कर रखे हैं, तो सभी को आप ढेर सारे अलग अलग प्लाज्मिड में आप इंट्रोड्यूस कर दोगे. ठीक है, और फिर बैक्टीरिया के अंदर आपका काम क्या होगा कि बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा ताकि ये हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA को एक्सेप्ट कर ले. इफ़ यू रिमेंबर कि कॉम्पिटेंट कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये DNA जो है हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे, तो हमें बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है. उसे कैल्शियम डाइवैलेंट आयंस का ट्रीटमेंट देना पड़ा था, फिर हीट शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ा था, फिर ये फाइनली रिकॉम्बिनेंट DNA को ऑब्टेन कर लिए थे. राइट तो जब हम लोगों ने कॉम्पिटेंट होस्ट बना लिए, डैट इज़ नेक्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया. लेकिन अब किस में हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA गया है, किस में हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA नहीं गया है, किस बैक्टीरिया ने एक्सेप्ट किया, किसने नहीं किया, वो हमें नहीं पता. तो आपने सेलेक्टेबल मार्कर्स यूज़ किए थे. सेलेक्टेबल मार्कर से हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट, द डिफरेंस बिटवीन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स आपने पता कर लिए. उसके बाद आपने उस बैक्टीरिया को सेपरेट आउट कर लिया जो कि हमारे रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया थे. राइट जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया था, क्योंकि हमें वही चाहिए, क्योंकि उसी के बॉडी में हमारा इंसुलिन प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन होगा. राइट तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अब इसको कल्चर मीडिया में ग्रो करना, क्योंकि आपने अपने जो हमें जो चाहिए थे, जो बैक्टीरिया जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया था, वो आपने सेलेक्टेबल मार्कर से सेपरेट कर लिए. ठीक है, तो अब हम इसका कल्चर मीडिया करेंगे, ग्रो कराएंगे बैक्टीरिया को मास स्केल में, और मास स्केल में ग्रो कराने के बाद इसमें से अपने प्रोडक्ट को ऑब्टेन करेंगे. नाउ मास स्केल में ग्रो कराने के लिए हम लोग बड़े बड़े जो है फैक्ट्रीज़ में बायो रिएक्टर्स होते हैं. ठीक है, ये जो बायो रिएक्टर्स होते हैं वी ऑल्सो कॉल इट फर्मेंटर्स. ठीक है, वो कम से कम 100 से 1000 लीटर्स तक के सस्पेंशन को बियर कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हो आप. इतने बड़े बड़े ये आयरन के बने हुए, ये स्टील के बने हुए बड़े बड़े टैंक होते हैं. ठीक है, जिसमें कितने वॉल्यूम्स तक के सस्पेंशन को ले सकते हैं, 100 से 1000 लीटर्स तक. तो ये जो फर्मेंटर्स है, ये जो बायो रिएक्टर्स है, अब इसको हम लोग मास स्केल इसमें क्या डालेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या डालेंगे, ब्रोथ कल्चर. आप देख रहे हो ये कल्चर ब्रोथ क्या होता है, न्यूट्रिटिव मीडियम होते हैं, जिसमें आपने न्यूट्रिटिव मीडियम बनाए और उसमें आपने रिकॉम्बिनेंट यानी कि कॉम्पिटेंट होस्ट जो है, यानी कि जिसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA गया था, उस बैक्टीरियल जितने भी बैक्टीरियल सेल्स है उसको आपने इसमें डाल दिए जो आपने सेलेक्ट किए थे.
ठीक है, और न्यूट्रिटिव मीडियम डाल दिए। आप यहाँ पे देखो ये मोटर लगा हुआ है और ये बायोरिएक्टर्स में वो सारे सिस्टम होते हैं जो एक ऐसा कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरियल सेल्स को जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका अपना एक्सप्रेशन सही तरीके से होता है। ठीक है, तो आपने इसमें ब्रोथ कल्चर बनाए, यानी कि आपने ब्रोथ कल्चर क्या होता है, न्यूट्रिटिव मीडियम प्लस आपने बैक्टीरियल सेल्स डाल दिए जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था। और यहाँ से एक लाइन आप देख रहे हो, मतलब आपने पूरी तरह से ब्रोथ कल्चर नहीं फिल किए हैं, पूरे ऊपर तक आपको फिल नहीं करना है, बस यहाँ तक लाइन तक आपने फिल किए, थोड़े से आपने छोड़ दिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, मोटर से कनेक्टेड है। मोटर जब घूमता है, मोटर यू नो कि मोटर जब चलता है तो रोटेट करता है, तो यहाँ पर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर मोटर से अटैच्ड है। अगर ये मोटर चलेगा तो ये भी रॉड भी घूमेंगे, और रोड्स पर आप देख रहे हो कि ब्लेड्स लगे हुए हैं। रॉड से क्या अटैच्ड हैं, ब्लेड्स। तो ओबियसली जब मोटर चलेंगे तो रॉड भी घूमेंगे, अगर रॉड घूमेंगे तो ये ब्लेड्स भी घूमेंगे, राइट। तो इसका पर्पस क्या होता है कि अगर ये ब्लेड्स है, वी ऑल्सो कॉल इट फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर, घूमने वाले फ्लैट ब्लेड से ये। अब ये जब घूमेंगे तो क्या करते, इसमें आपने ब्रोथ कल्चर डाला था तो सबकी इवन मिक्सिंग होगी, प्रॉपर ढंग से मिक्सिंग होगी, क्योंकि देखो ये जो आपने बायोरिएक्टर लिए हैं इसका बेस कर्व्ड है, ठीक है, कर्व्ड है, तो कर्व्ड एरिया में बहुत अच्छे से मिक्सिंग होता है। अगर मान लो आप स्ट्रेट लेते तो कोने कोने में रह जाता, ठीक से मिक्सिंग नहीं हो पाता है। अगर आप कोई स्ट्रेट जार लेते हो रेक्टेंगुलर फॉर्म में तो उसमें इवनली मिक्सअप नहीं हो पाएंगे क्योंकि कोने कोने में रह जाते हैं। लेकिन ये कर्व्ड है, यहाँ पर कोने कोने में नहीं रहेगा। अगर आप इसको ब्लेड को घुमाओगे तो सभी ब्रोथ कल्चर जो है इवनली मिक्सअप हो जाएंगे। तो सभी बैक्टीरियल सेल्स अलग अलग इवनली इसमें फैले हुए हैं ब्रोथ कल्चर में, राइट। अब देखो इसमें बहुत सारे सिस्टम होते हैं। देखो पीएच कंट्रोल सिस्टम होते हैं, स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन होता है। ये किस लिए होता है, सपोज अगर आपने अभी बायोरिएक्टर्स यूज़ किए थे, अब इसमें आपको नए ब्रोथ कल्चर डालना है, तो सबसे पहले वाले में मान लो आपने फंगल ग्रोथ करवा रहे थे, तो हम उसका ग्रोथ अब नहीं होना चाहिए क्योंकि अब हमें बैक्टीरियल ग्रोथ करवाना है। तो इसको स्टेरिलाइज करते हैं, यहाँ स्टीम पास करते हैं और फिर स्टेराइल एयर को बाहर निकलने का भी रास्ता होता है। तो आप पहले बायोरिएक्टर्स को स्टेरिलाइज करते हो सो डैट कि आपको बैक्टीरिया के अलावा दूसरे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस कंटेनर में ना मिले, नहीं तो आपको डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके प्रोडक्ट नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन सिस्टम भी होते हैं। देखो एसिड बेस को कंट्रोल करने के लिए पीएच कंट्रोल सिस्टम भी है। इवन आपको टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए इसमें शो नहीं किया है, लेकिन इसमें थर्मोमीटर भी लगाए हुए होते हैं टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। नाउ अब ये जब घूमते हैं तो ये इवनली मिक्सअप हो जाते हैं। तो अगर जब ये घूमेंगे इवनली मिक्स हो जाते, तो आपने देखा हो जब आप सर्फ को हाथों से घुमाते हो पानी में तो ऊपर फॉर्म डेवलप होते हैं, पूरे झाग निकलते हैं। तो देखो इस तरह से जब ये घूमते हैं तो इसमें भी झाग का फॉर्मेशन होता है, यानी फोम बनते हैं। तो फॉर्म अगर बन जाएगा तो ये ऑक्सीजन सप्लाई जो कि एरोबिक बैक्टीरिया को चाहिए होता है काम करने के लिए, क्योंकि ये इसमें एरोबिक बैक्टीरिया है और इसको अपने काम करने के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की ज़रूरत होती है, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन ये अगर फॉर्म यहाँ भर जाएंगे ऊपर में तो ये फिर आपका ठीक से ये काम नहीं होगा सिस्टम। तो इसके लिए फॉर्म ब्रेकर भी होते हैं। आप टॉप में देखो ब्लेड्स लगे हुए हैं, इसलिए ये थोड़ा सा खाली छोड़ दिया गया था। ब्रोथ को हम लोग पूरी तरह से फिल नहीं करते क्योंकि यहाँ पे फॉर्म ब्रेकर होता है। यहाँ जो भी झाग निकलती है इसको काटते हैं, रहने नहीं देते, जिस तरह से हमारा सिस्टम जो है स्मूथली चल रहा होता है। और कुछ इसमें ऐसे भी सिस्टम होते हैं, जैसे अब देखो ये एजिटेटेड सिस्टम थे जो घूमने वाले सिस्टम थे। नाउ ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी है इसमें, राइट, जो इसमें शो नहीं कर रखा है। मैंने कहा इसमें थर्मोमीटर भी लगे होते हैं जो कि शो नहीं कर रखा है। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी होते हैं, पीएच कंट्रोल सिस्टम भी है यहाँ पर, एंड सैम्पलिंग पोर्ट्स भी होते हैं। यहाँ पे कुछ सैम्पलिंग पोर्ट्स बने होते हैं सो डैट कि आप पीरियोडिकली टाइम टू टाइम इसमें से एक सैम्पल निकाल कर चेक कर सकते हो कि आपको अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो डैट इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग पोर्ट्स। तो इस तरह से हमारा ये सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है। सिंपल का मतलब सिंपल स्टर्ड मतलब घुमाना। तो ये सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर जो कि मोस्ट कॉमन बायोरिएक्टर होते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा जो दूसरे टाइप के बायोरिएक्टर है, डैट इज़ कॉल्ड स्पास्ड स्टर्ड बायोरिएक्टर। अब देखो
इसमें आप क्या देख रहे हो, जो बेस है ये कर्व्ड नहीं है, ये बेस बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। तो इसमें भी बाकी सारे सिस्टम जो आपने देखे, जो कि एक बायोरिएक्टर में प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि एजिटेटर सिस्टम, घुमाने वाले रॉड, जो इसमें भी आप देख रहे हो कि मोटर से घूमेंगे, ये ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, ये सारे सिस्टम इसमें भी प्रेजेंट होंगे। इसमें शो नहीं कर रखा है, बट ये बायोरिएक्टर, सभी बायोरिएक्टर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक तो इसका कर्व्ड बेस नहीं है, ठीक है, इस जैसे स्टर्ड बायोरिएक्टर में कर्व्ड था, इसमें कर्व्ड बेस नहीं है, इसमें स्ट्रेट है। दूसरा कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये इसको स्पार्जर, स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर बोलते हैं स्पार्जर, क्योंकि इसमें एक स्पार्जर हम लोग इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करते हैं, जिसमें से आप एयर को पास कराते हो। जैसे मैं बताऊं आपको, यू कैन सी हियर, यहाँ पर एयर को पास कराने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, वी कॉल इट स्पार्चर, और इसमें आप छोटे छोटे होल्स देख रहे हो। अब देखो, एयर को यहाँ से इंट्रोड्यूस कराओगे तो यहाँ से एयर निकलेंगे, तो एयर निकलेंगे तो बबल्स बनने लगेगा, और आप जान रहे हो कि अगर बबल्स बनेगा तो बबल्स में ऑक्सीजन होंगे, तो ये ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम का काम कर रहे हैं, ठीक है, ये बबलिंग। तो यही बस डिफरेंस है इसमें पहले वाले बायोरिएक्टर से, कि इसमें हम लोग इस स्पार्चर का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम लोग एयर को इंट्रोड्यूस करते हैं, और इसमें बबल्स फॉर्मेशन होते हैं, जिसके अंदर, बबल्स के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन। और आप देख रहे हो कि ये इरेगुलर टाइप के यहाँ पर भी बबल्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर भी छोटे छोटे यह सब बबल्स ऊपर की ओर जा रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन भरे हुए हैं, और ये इरेगुलर यहाँ भी बबल्स बन रहे हैं। तो एक तरह से ये सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र का, क्योंकि जितना बबल्स बनेगा वो उसमें उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन होंगे, और सभी को ऑक्सीजन इवनली मिलेंगे। तो दिस इज़ स्पार्जर, दैट इज़ द मेन डिफरेंस, राइट। नाउ द लास्ट प्रोसेस इज़ डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। अब डाउन स्ट्रीमिंग देखो प्रोसेस क्या होता है। सपोज़ अब बैक्टीरिया, इसके अंदर हमारे बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया के अंदर हमारा प्रोटीन्स, इंसुलिन प्रोटीन्स बन चुका है, तो इंसुलिन प्रोटीन्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको प्यूरीफाई करेंगे, क्योंकि आप डायरेक्टली बैक्टीरिया के बॉडी से इंसुलिन प्रोटीन्स को निकाल कर मार्केट में नहीं लाओगे, क्योंकि उसमें अभी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिले हुए हैं, बैक्टीरिया के भी कंटेंट्स है उसमें, तो इसलिए उसको पहले आप प्यूरीफाई करोगे और तब मार्केट में लाओगे। तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस क्या होते हैं, ऑल द प्रोसेसेस टू विच ए प्रोडक्ट इज सब्जेक्टेड टू बिफोर बीइंग मार्केटेड, यानी वो सारे प्रोसेस जो आप करते हो मार्केट में लाने से पहले, एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में लाने से पहले, वो सारे जो प्रोसेस जो आप करते हो, ठीक है, अपने प्रोडक्ट के साथ, डैट इज़ कॉल्ड डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। देखो आप क्या क्या करते हो, आप पहले बैक्टीरियल सेल से अपने प्रोटीन्स को निकालोगे, डैट इज़ सेपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्टर। आप बायो रिएक्टर में से अपने प्रोडक्ट को निकालोगे, और वो कहाँ से निकलेगा, आपको बैक्टीरिया के बॉडी से निकलेगा। तो आपने सेपरेट किए, पहला काम। सेपरेट करने के बाद आप उसको प्यूरीफाई करोगे, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया के बहुत सारे कंटेंट्स भी मिले होंगे, तो वो सारे कंटेंट्स को आप हटाओगे, डैट इज़ प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट विथ सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स। मान लो आपने कोई मेडिसिन बनाए हैं या जो भी बनाए वो कहीं ख़राब ना हो जाए, तो उसको एक सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स डालकर आप उसको ख़राब होने से बचाओगे, ठीक है। दूसरे कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स भी करोगे। क्वालिटी कंट्रोल कि आपके प्रोडक्ट वाकई सही बने हैं या नहीं, पहले तो आप उसको चेक करोगे। क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब मान लो कि आपने कोई मेडिसिन बनाए बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स से, तो आप उसको किसी रैट में डालकर टेस्ट करोगे कि इसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, क्योंकि अगर इफ़ेक्ट आपके ठीक अगर आ रहे हैं, अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं, तभी तो फिर आप मार्केट में लाओगे, राइट। तो ये सारे जो है प्रोसेस वो मार्केट में लाने से पहले किए जाते हैं, और फिर ये आपके मार्केट में आ जाते हैं इंसुलिन प्रोटीन्स के, ठीक है। तो दिस इज़ ये ऑल दीज आर डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस। थैंक यू चिल्ड्रन।